वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी पेपर वन के लिए। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और एमपी सेट भी आपका टारगेट है, तो शोधपीठ आपके लिए है सिर्फ ₹249 में पेपर वन की कंप्लीट तैयारी। जी हाँ, ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ ₹249 में। इस कोर्स की स्पेशलिटी ये है कि इसमें आपको 10 यूनिट्स की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। टू द पॉइंट, जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है वो कंटेंट आपको दिया जाएगा। मैथ्स की स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी, लॉजिकल रीजनिंग, 5 फुल लेंथ टेस्ट और इसके साथ पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस। साथ में जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की गाइडेंस के अंदर ही आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को नहीं लिया है तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जो ये कोर्स है इसकी कॉस्ट है सिर्फ ₹249 में। आई डोंट थिंक इससे सस्ता कोर्स आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज़रूर लीजिए। इससे आपकी जो प्रेपरेशन है पेपर वन की वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो टेलीग्राम आईडी है दैट इज @शोधपीठ। इंस्टाग्राम आईडी है @शोधपीठ। एप्लीकेशन शोधपीठ की अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगी और जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं उसको हैंडल किया जाएगा। तो डेफिनेटली इस कोर्स को ज़रूर लीजिए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इकोलॉजी। आज से हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी पेपर वन के लिए। तो अगर मैं इकोलॉजी की बात करूं तो इकोलॉजी में बेसिकली आउट ऑफ 50 पेपर वन में आपके 5 से 6 सवाल आते हैं। उन 5 या 6 सवाल में से आप 5 सवाल तो इजीली सही कर सकते हो। हमारा जो विजन है इस कोर्स के लिए दैट इज ये बिल्कुल ही पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस पे बेस्ड है। और हम पीवाईक्यू बेसिस पे ही हमने इस कोर्स को बनाया है कि जिस एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पे ज़्यादा फोकस किया गया गया है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे बेसिक डेफिनेशंस पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद हम फोकस करेंगे एयर पॉल्यूटेंट। अगर आप इस पीडीएफ को देखो तो मैंने काफ़ी जगहों पे इसको हाईलाइट किया है। जो ये हाईलाइट पार्ट है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इस पे आपको स्पेशल फोकस करना है। इनफैक्ट कुछ जगहों पे मैंने ये भी लिखा है कि पीवाईक्यू या फिर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पे आपका स्पेशल फोकस रहेगा। इसमें मैंने कुछ चीज़ें भी ऐड की हैं। आपको ये करना है कि आपको एक पेन और पेपर साथ में रखना है सो दैट जो चीज़ मैं आपको बताऊँ आपको उस पर उसमें नोट कर लेनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेफिनेशंस के साथ। तो अगर बेसिक डेफिनेशंस की बात की जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट बेसिकली ये सम होता है बॉयटिक और अबॉयटिक कंपोनेंट्स का। बॉयटिक कंपोनेंट्स की जहाँ तक बात है इसको हम लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं, और जो अबॉयटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। बॉयटिक कंपोनेंट्स में आपका आता है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। और जो आपके अबॉयटिक कंपोनेंट्स हैं इसमें आता है आपका सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड सनलाइट। अब ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला के ही इन्वायरमेंट बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से सीधा एमसीक्यू वो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बॉयटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ऑप्शंस आपको देगा तो ये आपको पता होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डीकम्पोजर्स भी बॉयटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इस चीज़ को याद रखना है आपको। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम बेसिकली इट्स अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। सेल्फ कंटेन्ड इन द सेंस दैट इसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों आते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की मैंने जैसे बात की, बॉयटिक एंड अबॉयटिक कंपोनेंट्स, तो इसको आपको याद रखना है। इकोसिस्टम एक क्लोज सिस्टम होता है, ये थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू बायोम। बायोम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ मैंने आपको ऐड करवाई है इसमें, आपको इस पे फोकस करना है कि जो इकोसिस्टम होता है इसको आपको लिख लेना है कहीं पे। स्पेसिफिक होता है, ये सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसमें आपके बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं और अबायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ विद इन अ डिफाइंड एरिया। इसका जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है और ये जनरली क्लोज्ड होता है, और जो भी एनर्जी फ्लो करती है विद इन द इकोसिस्टम वो विद इन द इकोसिस्टम ही फ्लो करती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो सिंगल पॉन्ड हो गया, जैसे फॉरेस्ट हो गया, कोरल रीफ हो गया। सो ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को अगर मैं जितने भी इकोसिस्टम हैं इस प्लानट के अगर मैं उसका सम कर दूं, उसका जो सम करने के बाद जो एक बड़ी टर्म आती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब इंटायर सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ। बायोस्फीयर में आपका लैंड भी आता है,
एयर भी आता है और वाटर भी आता है। लैंड, एयर एंड वाटर, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इन तीनों में से किसी एक कंपोनेंट को भी रिमूव कर दूं तो उसको बायोस्फीयर नहीं कहा जाएगा। ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं ये सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर। सो अगर इन तीनों में से किसी एक भी कंपोनेंट को आप निकाल दोगे तो जो लाइफ है अर्थ पे वो सस्टेन नहीं हो पाएगी। तो बायोस्फीयर इज द इंटायर सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम ऑन अर्थ। जितने भी फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन ट्रेंचेस टू द हाईएस्ट माउंटेन पीक, वो सब बायोस्फीयर के अंडर आता है। और एक आपने टर्म सुनी होगी, बायोम। बायोम भी एक तरह का एक, इट्स अ टाइप ऑफ इकोसिस्टम। लेकिन इकोसिस्टम और बायोम में ये डिफरेंस है, जो बायोम होता है दैट इज अ लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ दैट इज डिफाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। इसका जो एरिया होता है वो बड़ा होता है, जबकि जो इकोसिस्टम होता है उसका जो एरिया होता है थोड़ा सा कन्फाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि एक केक की एग्जांपल आप ले सकते हो कि एक केक है, इंटायर केक। उस इंटायर केक को आप बायोस्फीयर मान सकते हो। अगर मैं उस केक को डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसिस में कट कर दूं तो जो एक ईच स्लाइस होता है दैट इज नोन एज बायोम। बायोम में आपके आ सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, जैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उसके बाद कोरल रीफ्स, मैनग्रूव्स। तो ये सारे के सारे आपके बायोम में आते हैं और ये डिफाइंड होता है बाय इट्स क्लाइमेट। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोम। बायोम, क्लाइमेट और वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ जो बायोम में होती है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको याद रखना है कि जो बायोम इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इकोसिस्टम बट इट्स एरिया इज मच ब्रॉडर एंड मच लार्जर देन द इकोसिस्टम। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एक्वेटिक में आपका आ सकता है जैसे फ्रेश वाटर हो गया, दैट इज अ बायोम। लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड्स, कोरल रीफ्स, एस्चुरीज, मैनग्रूव्स। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। मतलब बायोस्फीयर जो है वो सबसे बड़ा है, उसके अंदर ही आएंगे ये सब। सबसे पहले आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बनेगा आपका बायोस्फीयर। और बायोम इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो अगर आप डिफरेंट बायोम्स ऑन दिस प्लैनेट को अगर आप मर्ज करोगे, इकट्ठा करोगे, तो उससे आपका एक बायोस्फीयर बनता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम जो होता है वो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है। इसका जो एरिया होता है वो जनरली क्लोज्ड होता है और ये स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू बायोम। इसको आपको कहीं पे लिख लेना है सो दैट आपको बेसिक डेफिनेशन थोड़ी सी पता हो। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आया आज तक, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए अगर इन फैक्ट कुछ क्वेश्चन आता है, सो दैट आप उसको हैंडल कर सको। उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोटोन क्या होता है। इकोटोन जो होता है बेसिकली ये मतलब मीटिंग पॉइंट होता है या फिर जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है बिटवीन टू इकोसिस्टम। तो इकोटोन में जो वेराइटी होती है स्पीसीज की, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें आपको मिलेगा मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स फॉर एग्जांपल, मैनग्रूव्स इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इकोटोन। अब इकोटोन में ये होता है कि वहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस पाई जाती हैं जिसकी वजह से जो वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इकोटोन में। सो इकोटोन इज बायोडाइवर्सिटी वाइज इज वेरी रिच। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको इकोटोन में देखने को मिलती हैं। आपको एक सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है कि ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू और मोर इकोसिस्टम, उसको इकोटोन बोला जाता है। अगर आपको वो पूछेगा वो सिर्फ इतना ही पूछेगा, इसके बाहर वो नहीं जाएगा। उसके बाद एक और टर्म होती है दैट इज इकोलाइन। इकोलाइन यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो मैं उस पर ज़्यादा फोकस आपको नहीं करवाऊंगा। उसके बाद नीश। नीश मतलब अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो नीश का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का लेखा जोखा। मतलब वो उसके फूड के सोर्सेज क्या हैं, वो रिप्रोड्यूस कहाँ पे करता है और उसका जो हैबिटेट है वो क्या है। तो अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म के नीश के बारे में पता है तो मैं उस ऑर्गेनिज्म के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम प्लान कर सकता हूँ उसकी कंजर्वेशन के लिए। जब भी कोई स्पीसीज एनिमल्स की मतलब जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे होती है, तो सबसे पहले उसके नीश को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसका जो बेसिक एरिया है वो कहाँ पे है, कहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करता है, कहाँ पे वो फूड कंज्यूम करता है, उसके सोर्सेज क्या हैं फूड के, उसका हैबिटेट क्या है। उसी के बेसिस पे ही किसी स्पीसीज का जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है वो प्लान किया जाता है। एक चीज को आपको याद रखना है कि किसी भी दो स्पीसीज का जो नीश होता है वो कभी भी सेम नहीं होता है। दे कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम नीश फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस डेफिनेशन को आप याद रखना। द पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम दैट इज नोन एज नीश। और टाइप्स इसमें आता है आपका हैबिटेट नीश होगा, फूड नीश, फिजिकल नीश एंड देयर इज अ केमिकल नीश। तो थोड़ा बहुत इसके टाइप्स आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि द पोजीशन एंड फंक्शनल रोल जो है किसी ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में, उसको नीश कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोम की। बायोम का जैसे मैंने आपको बताया कि ये कम्युनिटी होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन।
इट इज़ डिफाइंड मोर बाय इट्स क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेसिस पे ही हम इसको ज़्यादा डिसाइड करते हैं, और इसमें जो सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, सिमिलर वेजिटेशन एंड फोना आपको देखने को मिलता है। जो बायोम होता है दैट इज ग्रेटर देन हैबिटैट। हैबिटैट इज अ स्मॉलर टर्म एज कम्पेयर टू बायोम। इकोसिस्टम का भी मैंने जैसे आपको बताया कि इकोसिस्टम इज अ स्मॉलर टर्म एज कम्पेयर टू बायोम। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कंटेन यूनिट, और जो वो मतलब मोस्टली क्लोज्ड होता है। जो ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं वो एक दूसरे से करते हैं विद इन द इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अबॉइटिक और बॉइटिक कंपोनेंट्स आपको दोनों पता होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, यहाँ से एमसीक्यू डेफिनेटली बनता है। बायोस्फीयर की हमने बात की है, मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है लैंड, वाटर एंड एयर। अगर इनमें से एक भी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट नहीं है तो इन दैट केस उसको आप बायोस्फीयर नहीं बोलोगे। तो ये सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू ईच अदर, लैंड, वाटर एंड एयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और कंपोनेंट्स की जो मेजर पार्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, जैसे लिथोस्फीयर हो गया। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसको मतलब लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर में बेसिकली आपका क्रस्ट आता है। अर्थ को हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद आता है मेंटल, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज कोर। तो क्रस्ट जो होता है वो क्रस्ट प्लस मेंटल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका अपर मेंटल एंड दैट इज द एंड सेकंड वन इज लोअर मेंटल। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है आपका अपर मेंटल का, और क्रस्ट को अगर मैं साथ में मिला दूं, उन दोनों को मिला के ही आपका लिथोस्फीयर बनता है। और इसका जो एरिया है दैट इज अराउंड 29% ऑफ अर्थ सर्फेस। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर इज जितनी भी वाटर बॉडीज हैं इस अर्थ में, उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। This is less than 1% water is available for human use. Atmosphere is अब हाइड्रोस्फीयर में आपको एक पता होना चाहिए कि इसके वेरियस सोर्सेज हैं जो वाटर के, वो कौन कौन से हैं। सो मैं आपको एक छोटे से डायग्राम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। सो दिस इज इट। सोर्सेज में बात करूँ वाटर की, इसको आपको ऐड करना है अपने नोट्स में। ये कोड आपको याद रखना है, OIGLSASB, यहाँ से एमसीक्यू बना है। सबसे ज़्यादा जो वाटर है वो हमारा पाया जाता है ओशंस में। उसके बाद आता है आपका आइस कैप्स। उसके बाद आएगा आपका ग्राउंड वाटर। उसके बाद आता है आपका लेक्स। देन कम्स द सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स एंड रिवर। और उसके बाद आएगा आपका बायोस्फीयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आता है। तो जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर हैं दीज आर ओशन, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, लेक्स, सॉइल मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड बायोस्फीयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर मतलब द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, द मतलब इन्वेलप ऑफ गैसेस जो अर्थ को सराउंड करती हैं, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ। सो एटमॉस्फेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ as compared to other planets. For example, Mars, Jupiter, Saturn, there is no atmosphere, so there is no life. So there is no life on those planets. So atmosphere is very very crucial for life. अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो इसमें आपकी गैसेज आती हैं, डस्ट एंड वाटर वेपर। लेयर्स, इसको आप कुछ लेयर्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे ट्रोपोस्फेयर, दिस इज दी मतलब लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसकी जो लेंथ होती है मतलब हाइट होती है दैट इज अराउंड 0 to 12 किलोमीटर्स। तो जितने भी आपके वेदर फिनोमिनॉन हैं वो सारे के सारे आपके ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। चाहे रेनफॉल होगा, स्नोफॉल होगा, विंड, स्टॉर्म, टर्नाडोज, लाइटनिंग स्ट्राइकिंग, थंडरिंग, वो सारे के सारे फिनोमिनॉन ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, और ओजोन लेयर हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, स्पेशली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बी। बेसिकली 3 टाइप की यूवी रेडिएशन होती है, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। जो यूवी बी है वही मतलब ओजोन हमें यूवी बी रेडिएशन से बचाता है जो सन से आती हैं, और यूवी बी रेडिएशन से मतलब हमें स्किन कैंसर होता है। सो दैट्स वाई ओजोन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ए होता है, मतलब जब हम सन में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी जो स्किन का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, मतलब टैन हो जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ए जो है उससे हमारी जो स्किन का कलर है वो टैन हो जाता है। और जो यूवी रेडिएशन बी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर। और ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है वो हमें बचाती है यूवी रेडिएशन बी से। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। मेसोस्फेयर में जितने भी आप मेटियोर्स देखते हैं वो सारे के सारे मेसोस्फेयर में बर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी रात को आपने मतलब एक ब्राइट
लाइट देखी होगी कि सडनली वो डिसअपेयर हो जाती है। दैट इज बिकॉज जब कोई मेटियोर अर्थ के मेसोस्फीयर में एंटर करता है तो हीट की वजह से एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो वहीं पे ही बर्न हो जाता है, और उसके हमें कुछ रेमनेंट्स जो उसके जो रिमेनिंग रिमेनिंग पीसीज होते हैं हमें सिर्फ वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रेडियो कम्युनिकेशन, एंड एक्सोस्फेयर में लाइट गैसेज होती हैं, इसको आउटर मोस्ट लेयर भी कहा जाता है एटमॉस्फेयर का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो क्रोनोलॉजी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटो, मेसो, आइनो एंड एक्सोस्फेयर। इसको आपको याद रखना है, यहाँ से एमसीक्यू डेफिनेटली बनता है। बायोस्फीयर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2000 में, या 2000 में हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली हमने टारगेट रखा था 15 ईयर्स का कि हमें 15 ईयर्स में इन गोल्स को अचीव करना है। और गोल्स जो थे ये टोटल 8 थे। इनिशियली 18 टारगेट जो था हमारा 18 का था, लेकिन बाद में इसको 21 पे एक्सपेंड किया गया था, एंड दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ये 8 एमडीजी गोल्स हैं वो क्या क्या हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डेफिनेटली एक एमसीक्यू ज़रूर आएगा, इसको आपको याद रखना है। तो इसको तो मतलब रट के जाना है अच्छे से, और अगर यहाँ से एमसीक्यू आता है आपको वो गलत नहीं करना है। सबसे पहला आता है आपका इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा आएगा आपका यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। थर्ड इज जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। फोर्थ इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी। फिफ्थ इज मैटरनल हेल्थ। उसके बाद HIV, एड्स एंड मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। सो ये आपके MDG गोल्स हैं, इसको अच्छे से याद करके जाना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब 15 में आपके MDG गोल्स खत्म हो गए तो हम लेके आए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनका जो ड्यूरेशन है दैट इज़ फ्रॉम 2016 से 2030 तक आपको इसको अचीव करना है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में 1987 में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें नेचर और डेवलपमेंट को साथ में लेके चलना है, सो दैट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर आउन नीड्स। मतलब हमें एक मिडल पाथ में लेके जाना है, हमें डेवलपमेंट इस तरह से करनी है सो दैट नेचर को ज़्यादा नुकसान ना हो, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हैं उनको मतलब ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। सो दैट इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको बस इतना याद रखना है कि ये फर्स्ट टाइम जो डेफिनेशन मेंशन की गई थी दैट इज़ इन द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने इसको अडॉप्ट किया था 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 70th सेशन में। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी 179, और ये इंप्लीमेंट हुआ था आपका 1 जनवरी 2016 से। ड्यूरेशन है इसकी 2016 से 2030। टोटल गोल्स हैं आपके 17, टारगेट्स हैं 169 और इंडिकेटर्स हैं 248। बस आपको ये याद रखना है कि जो आपके टोटल गोल्स हैं 17 है, टारगेट 169। कभी कभार वो पूछ सकता है आपसे। तो एजेंडा 2030 जो हमने अडॉप्ट किया था वो हमने किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2015। इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज लीव नो वन बिहाइंड, यूनिवर्सैलिटी। अब अगर मैं बात करूं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, तो जो आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं दैट इज ओनली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और ये एक बार MCQ आ भी चुका है कि आपके जो MDG गोल्स हैं दिस इज़ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं दिस इज बोथ फॉर डेवलप कंट्रीज एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टारगेट्स हैं आपके 169, आपको अचीव करना है बाई 2030 तक, और स्पेसिफिक टारगेट 169, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेन 17 SDG गोल्स हैं आपको उसको याद रखना है। जो कॉमन थीम्स हैं इसकी दैट इज पॉवर्टी, जो मैच करती हैं MDG के साथ SDG की, दैट इज पॉवर्टी, हंगर, जेंडर इक्वालिटी। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब इसको 17 को तो आपको मतलब इसको गोल के आपको पे लेना है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली MCQ डेफिनेटली आएगा। इधर वो आपको मैच में पूछेगा या फिर आपको वो 3-4 गोल्स देगा और आपको उसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज नो पॉवर्टी। नंबर 2 है आपका जीरो हंगर। नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेल बींग। नंबर 4 इज क्वालिटी एजुकेशन। नंबर 5 इज जेंडर इक्वालिटी। 6 इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, reducing inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production.
13, 14, 15, this is very important. 13 is climate action, 14 is life below water, 15 is life on land. अब 14 और 15 में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हमें याद नहीं आता कि लाइफ ऑन लैंड पहले है या लाइफ बिलो वाटर पहले। तो 14 इज लाइफ बिलो वाटर, उसके बाद आता है आपका लाइफ ऑन लैंड। 16 इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड 17 इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट के जाना है, और अगर यहाँ से एमसीक्यू आएगा और आपको उसको गलत नहीं करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविजंस अंडर एसडीजीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रखना कि जो गोल नंबर 7, 11, 12 एंड 13 है, दैट फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज कि एसडीजी आर नॉट मैंडेटरी बट वॉलंटरी। मतलब दीज आर नॉट मैंडेटरी एज सच बट वॉलंटरी। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि यू हैव टू जस्ट फुलफिल दिस गोल्स बाय 2030। सो दिस इज अ वॉलंटरी। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात की जाए एसडीजी स्टेटस की, तो रैंक 1 इज फिनलैंड, और इसका जो पब्लिशर है दैट इज यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है जो इंडिया का रैंक है इंटरनेशनल लेवल पे इन टर्म्स ऑफ एसडीजी, दैट इज 109। सो इस चीज़ को याद रखो। उसके बाद नीति आयोग का भी एक एसडीजी इंडेक्स आता है जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ विच वेरियस स्टेट्स जो हैं इंडिया की, उसको हम रैंकिंग देते हैं कि किस स्टेट ने कितना काम किया है एसडीजी अचीव करने के लिए। तो गोल असेस किए जाते हैं 16। इसमें 14 को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लाइफ बिलो वाटर, बिकॉज कुछ स्टेट्स में जो है आपके कोस्टल एरियाज नहीं आते हैं, तो वहाँ पे जो गोल नंबर 14 है वो एप्लीकेबल नहीं होता। सो बेसिकली इट्स एक्सेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ 16। क्लासिफिकेशन आपको याद रखनी है, अचीवर का स्कोर होता है 100, एस्पिरेंट इज 0 to 49, परफॉर्मर इज 15 to 64, फ्रंट रनर इज 65 to 699, अचीवर इज 100। इंडिया का स्कोर इज 2018 में 52 और 2023-24 में 71। टॉप स्टेट इज केरला, उसके बाद उत्तराखंड। 2023-24 में इंडिया का स्कोर 71 है, इस चीज़ को याद रखो। इससे पहले कितना था? 66। क्या पता अगर आपको वो मैच में पूछ ले कि 2020-21, 2023-24 इंडिया का स्कोर क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टॉप यूनियन टेरिटरी व्हेन इट कम्स टू एसडीजी, दैट इज चंडीगढ़। जनरल रैंकिंग में यूएसए नंबर 1 है। जनरल रैंकिंग अगर मैं बात करूं तो यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, रशिया एंड इंडिया। इंडिया का रैंक है 5। ब्रिक्स में इंडिया का रैंक इज ऑल्सो 5। और एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर्स इज इन पेरिस, फ्रांस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसके फिर भी एक बार इसको रीड कर लेना आप। उसके बाद हम बात करेंगे पॉल्यूशन की।